आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो हमारे डोडा में। अब सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम वसीम साहब। वसीम साहब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का फजल, आप सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम साहब, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा कि नरेगा की जो धांधली है इसको कैसे रोके। जनाब मोहतरम, ये धांधलियां अभी शुरू हुई है, अभी तो इब्तदाई इश्क है जालिम, आगे आगे देखो होता है क्या। आप ईमानदारी की बात करते हो, आप गरीबों को उठाने की बात करते हो, लेकिन ग्राउंड पे जब कोई आदमी गरीबों और मजलूम की आवाज बनेगा तो उसको गालियां पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को ऐसे लूटा, कभी टोपी उठा के, कभी टोपी झुका के। आप मुझे बताइए कि 30 चौथा महीना चल रहा है जम्मू कश्मीर सरकार को, इन लोगों ने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम डेली वेजों को पक्का करेंगे। मनरेगा को छोड़ो, ये कांग्रेस की स्कीम थी। जब ईमानदारी पे आएंगे तो लोग भागे मरेंगे। ईमानदारी की बात करते हैं लोग, और उन लोगों को देखो 3 महीने में 2.5-3 करोड़ की जमीनें और मकान बन रहे हैं। हमें दुख नहीं है कि सदीक साहब मकान क्यों बना रहे हैं या इस्माइल भाई मकान क्यों बना रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, हमारे खास करके खिते चिनाब का, खिते चिनाब को भी साइड पे छोड़ो, हम अपनी डोडा बुंजा की बात करें। आप बताओ मुझे किस शौक और जज्बात से लोगों ने अब्दुल मजीद वानी साहब को हरा के, खालिद नजीब सोहरवर्दी को हरा के एक नए चेहरे को मौका दिया था। मुझे जाती दुश्मनी कुछ भी नहीं महराज मलिक से या दूसरे किसी लीडर से। मैं जब बोलता हूं मैं हर एक के खिलाफ बोलता हूं, मेरी जबान रुकती नहीं ना मैं डरता हूं। लेकिन आप बताओ मुझे, उमर साहब ने दावा किया था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी स्मार्ट मीटर को फेंका जाएगा। आज वही उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं जब तक ना स्मार्ट मीटर लगेंगे तब तक मैं कुछ नहीं बात कर सकता हूँ, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये जो मैं एक बात बताऊं आपको, बगैर चापलूसी के, बगैर सियासत के, कि अल्लाह ने अपने कलाम उला में जिक्र किया है, जैसी कौम होगी वैसी मैं लीडर पैदा करूंगा। तो आपको तस्लीम करना होगा पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया को कि जैसी कौम बिगड़ी है वैसे हुक्मरान पैदा हुए, चाहे वो महराज मलिक के नाम पे या उमर अब्दुल्ला के नाम पे या मोदी साहब के नाम पे। तो लोगों को भुगतना पड़ेगा, लोगों को इबरत मिलेगी। जज्बातों के वोट, मजहब के नाम पे वोट, और उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। हमारे नौजवानों की बात कोई नहीं कर रहा है, हमारे डेली वेजों की बात कोई नहीं कर रहा है, हमारे एचआर मुलाजिम जो हैं बेचारे 9,000 पे, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो हमारे बच्चे 2500 तनख्वाह लेते हैं एनवाईसी में, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। इस्माइल भाई, ये कौम कहां जा रही है और ये लीडर कहां जा रहे हैं? एक 4 दिन पहले की बात है, उमर साहब ने ट्विटर हैंडल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे मैसेज डाला होगा, वो आप सब लोगों ने देखा है, और आधे घंटे में गायब हो गया। और आज अमित शाह जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी को दोबारा फॉलो करके अपने फोटो लगा के भेजते हैं कि 31 मार्च से ये होगा। तो जब उमर साहब को इस चीज का पता था कि जम्मू कश्मीर यूटी है, जब उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक यूटी है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और महबूबा मुफ्ती जी ने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो फिर कहां से वो हज करके आए थे इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद 24 घंटे वो अमित शाह और मोदी जी के सामने वो शाल लेके जा रहे हैं। आप बताओ मुझे कहां बात की इन लोगों ने? आज की खिते चुनाव की सारी लीडरशिप दिल्ली में गई है सरकार ने। अपने लोग रो रहे हैं बेचारे, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है, उनका कोई फोन उठाने वाला नहीं है। मैं महाराज के खिलाफ खाली नहीं बोल रहा हूं, मैं अपोजिशन जम्मू कश्मीर जो बीजेपी हमारी है अपोजिशन में बैठी हुई है, और सुनील शर्मा जी हमारे अपोजिशन लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, कहां बैठे हैं वो? उनको लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि आप दिल्ली में कैंपेन करने जाओ। उमर साहब को इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि आप तीसरे दिन मोदी साहब को शाल लेके जाओ। इन्होंने कौम को बेड़ा गर्क किया, इन्होंने नौजवानों को, नस्लों को बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बात नहीं की। और सरकार अगर इनकी नहीं सुनती है, उमर साहब को सुबह उठ के इस्तीफा देना चाहिए कि मेरा कोई नहीं सुन रहा है, मेरी कोई बात मान नहीं रहा है। ये अपने प्रोटोकॉल के लिए सीएम बने थे, ये अपने प्रोटोकॉल के लिए मिनिस्टर बने थे, इनको गाड़ियां मिले, इनको राशन फ्री मिले, इनको कोठियां मिले, इसीलिए इनको चुना गया था लोगों ने। तो ये आप बताओ मुझे इस्माइल भाई, हाथ दिल पे रख के, कि हमारे नौजवान कहां जा रहे हैं? हमारे बच्चों की बात कौन करेगा? हमारे जो हमारे बेरोजगार या हमारे ये जो डेली वेजर
HR बाकी जो स्कीमें हमारी हैं ये कहां जा रहे हैं? तो इन पे कोई बात नहीं करेगा। सुबह शाम महराज को होटल से निकाल दिया यार, उसकी करनी है, उसको होटल से निकाल दिया। उसको ढोड़ा में चुना था कि दिल्ली में चुना था लोगों ने? अगर कल दूसरे किसी लीडर को दिल्ली से निकाल देंगे, खिते चुनाव के लीडर को, उसको किश्तवाड़ का MLA बनाया था, भद्रवा का MLA बनाया था कि डोडा का MLA बनाया था, वो दिल्ली जाए और 6-6 महीने फोन नहीं उठाए लोगों के। कहां जा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि हम ईद तक देख रहे हैं। अगर इन्होंने हमारे जवानों की बात नहीं की, इन्होंने छोटे तबके की बात नहीं की, और ईद के बाद आप सैलाब देखेंगे डोडा में अपोजिशन किसको कहते हैं और कैसे हम इनको गले पे पहुंचाएंगे जब तक न इनको मनवाएंगे। या तो ये कुर्सी छोड़ देंगे, या तो ये नौजवानों की बात करेंगे, जो बेरोजगार हैं, जो हमारे डेली वेजर हैं, जो हमारे HR वाले हैं, इनकी बात करेंगे। या तो कुर्सी छोड़नी होगी या तो बात करनी होगी, इनका इजाला करना होगा। इस्माइल साहब आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है बाहर। इरशाद साहब, जैसे कि वसीम साहब ने काफी बातें की, काफी सवाल निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं यही सवाल लूंगा कि इनने कहा कि महराज मलिक को जो होटल से बाहर निकाला क्योंकि वो डोडा के MLA थे, उसको इसीलिए निकाला, उसका क्या काम था दिल्ली में? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम जो हैं इस वक्त, जैसे वसीम भाई बैठे हैं, हम जाएंगे, इनको इधर से मेहमान बन के ही रखो जाएंगे, भरोसा होगा कुछ। हमें क्या पता इनके गांव में मानेगा, पंचायत मानेंगे, इनके पंचायत में किस किस टाइप के लोग होंगे। हर गांव में घर में एक जैसे लोग नहीं होते। अब मानेंगे जैसे कि ये उनको बाहर निकाला, वो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है उनसे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यही बोल देंगे, और क्या बोल सकता है। चलिए, वसीम साहब से हमने सवाल किया था कि नरेगा में जो धांधली हो रही है इसको कैसे रोकें, लेकिन वसीम साहब काफी आगे चले गए, ये MLA के ऊपर पहुंचे। MLA की देखो इस्माइल भाई, आप पूरी बात बताते नहीं, मैं खाली MLA पे नहीं, नहीं मैंने बोल रहा। आपसे सवाल स्टार्ट किया था कि नरेगा को कैसे रोके, आपको इस पे जवाब देना था, लेकिन मैं आप नरेगा की बात करूंगा। ये सारा बेड़ा गर्क जो किया महराज मलिक ने किया। अगर वो अपने फेसबुक उसमें नहीं चढ़ाता, वो क्या बोलते हैं, ग्राम सभा हुई थी इलाके में, और उसने बंद करवा के ये बोला कि मैं जब तक नहीं आऊंगा, मैं ग्राम सभा खुद अटेंड नहीं करूंगा, तब तक काम नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 1-1 रुपये इनको मिलेगा। इन लोगों को इन्होंने फैसला गलत किया है, गलत आदमी को चुना है। और आप बताइए मुझे कि डोडा में लॉरी अड्डा की बात की थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि गलत तरीके से महराज भाई ने एक्शन किया, और आज देख रहे हैं कि फैसला क्या आया। लीगल तरीके से अगर आप काम करोगे तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। अगर आप इनलीगल काम करोगे, इनलीगल भाषा इस्तेमाल करोगे, हमारे लोग दरबदर होंगे और हमारे लोगों की कोई नहीं सुनेगा। चलिए, फारूक अहमद डार साहब से इन सवालों का जवाब लेंगे। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, जैसे आप सुन रहे हैं कि वसीम साहब कह रहे हैं जो नरेगा में धांधली हो रही है, यानी कि ये MLA महराज मलिक की वजह से हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? आ, तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अगर वसीम साहब कह रहे हैं महराज मलिक की वजह से हो रही है, तो बहरहाल इनकी अपनी सोच है। इन्हें लग रहा है कि महराज मलिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस बात से ये भी साबित हो जाता है कि महराज मलिक की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर जनता के साथ गलत कर रही है। अब वसीम साहब ही ये बताएं कि गलत कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जनता के साथ कर रही है या MLA की वजह से? अगर MLA के साथ जिद निकालनी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो कोई और तरीका निकाले, वरना यहाँ से ये गवाही मिलती है और आप उस बात के गवाह बनते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जानबूझ के जनता को तकलीफ पहुंचा रही है, उनको जो है महराज को वोट देने की सजा दे रही है। मैं तो बबांगे धौल आज दोपहर से यही कह रहा हूं कि टारगेट बनाया जा रहा है जॉब कार्ड होल्डर्स को, गरीब लोगों को, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसकी गवाही जो दी हमारे वसीम साहब ने दी कि वाकईतन महराज की वजह से गरीब जनता को तकलीफ पहुंच रही है। तो चलिए आप वसीम साहब बताएंगे कि वाकईतन डिपार्टमेंट जो है महराज को तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डिग्रेड करने के लिए, उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए, उनका जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोगों को पनिशमेंट दे रही है जिन्होंने उसका साथ दिया है। तो चलिए वसीम साहब बताइए, ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि महराज की वजह से क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं आई बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इलाकों में ग्राम सभा हुई, महराज भाई ने अपने फेसबुक पे बोला कि कोई जब तक ना मैं आऊंगा तब तक हर इलाके में दोबारा ग्राम सभा होगी। तो उसके बाद ये हुआ कि वसीम भाई, उन्होंने ये कहा था, देखिए हम आराम से उन्होंने ये कहा था कि जहां जहां मतलब यानी कि उनके MLA
बनने से पहले ग्राम सभा हुई थी, उसमें पब्लिक को डोट रहा था कि वो ग्राम सभाएं जो थी वो वार्ड लेवल पे या ऑफिशियल लेवल ऑफिस में बैठ के या ब्लॉक से ही जो है वो की गई थी, यानी वो प्रॉपरली जनता के बीच में वो नहीं हुई थी। जब ये एमएलए जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, कामयाब हुआ, तो पहला काम इन्होंने कहा कि अभी बड़ा टाइम है, आप दोबारा कीजिएगा, यानी ग्राम सभा दोबारा कीजिएगा, जनता को दावत दीजिएगा ताकि वो खुलकर जो आराम के साथ अपने काम लिखवाएंगे। तो उसमें ऐसी वैसी कोई, हाँ अगर किसी जगह वो गए भी ग्राम सभा में, वहां बटियास वगैरह में, मतलब वहां का लोकल था, वहां अगर अपनी ग्राम सभा में गए तो हर पंचायत में तो एमएलए तो नहीं पहुंच पाता ना ग्राम सभा के अंदर। देखो फारूक साहब, इसमें देखो मुझे महराज की खाली उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैंने। नहीं, हमने देखिए वसीम भाई, अब आप पहले सिर्फ महराज पे ही बात करो, क्योंकि आप कि महराज ने अगर कहा कि ग्राम सभा करो तो दोबारा हो गई ग्राम सभा। मैं महराज की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने नवंबर में शायद वो हुए थे हर पंचायत में, अक्टूबर नवंबर, तो जब महराज भाई ने अपने फेसबुक पे बताया, तो आप बताओ मुझे कि फिर हर इलाके में दोबारा ग्राम सभा हुई? बेशक, क्योंकि वो हुई ना, वही लोग थे जो पहले थे, वही लोग दोबारा थे। नहीं, एक बात, बहुत कम लोग पहले थे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद आपने हर ग्राम सभा के अंदर इतने हंगामे देखे कि हमारी पंचायत में, अपनी बात करूंगा, हमारी पंचायत में तीसरी बार जो है वो ग्राम सभा हुई, तीसरी बार। क्यों? पहले जब ग्राम सभा हुई थी तो मतलब पूरा गाइड नहीं लोगों को किया गया था, तो बहुत कम लोग उसमें गए थे। नंबर 2, जब एमएलए साहब ने ऑर्डर किया कि दोबारा ग्राम सभा होगी, हुई ग्राम सभा, लेकिन उसमें जो 14 डिपार्टमेंट्स के लोग होने चाहिए थे वो नहीं आए थे। तो हमने क्या किया कि हमने फिर भी वो ग्राम सभा नहीं मानी, क्योंकि वो 14 डिपार्टमेंट्स के लोग नहीं आए थे। फिर से दोबारा डेट हुई तो पूरे 12-13 डिपार्टमेंट के लोग वहां आए, हमने उनके साथ डिस्कस किया, फिर जाकर हमें बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो हार्टिकल्चर था, एग्रीकल्चर था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, ये शीप हस्बेंड्री था, यानी उन्होंने लोगों को कहा कि आप जो है इन डिपार्टमेंट से कितनी सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। तो हमारा एक टारगेट था कि हम एक, जब एमएलए जीता है, वो एक नई बात जो है कि वो ये कि बेहतरीन ग्राम सभा हो, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग जाएं, ताकि जनता को जो है अवेयरनेस कैंपेन से समझिए इसको, कि जनता को पता चले कि बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं कि जिनसे वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर हमने सील में कर दी तो कामयाब रही जी। आप सील की बात कर रहे हो, जब एमएलए आपका दोबारा इलाकों में आया तो उसको कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए एमएलए का एक, हाँ ये सदीक साहब उंगली उठा रहे हैं क्या? नहीं फारूक साहब एक मिनट दीजिए। जब हमारे दौर में एमएलए जाता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी दफ्तर होते थे, हर एक दफ्तर का मुलाजिम साथ होता था। आप जब आपका एमएलए इलाकों में गया तो मैंने तो 3-4 डिपार्टमेंट से ऊपर कोई ऑफिसर साथ नहीं देखा, और बिजली डिपार्टमेंट का जहां तक साथ होता था, एक लाइनमैन साथ होता था। ये कहां तक, जब आपको डिस्ट्रिक्ट अफसर साथ नहीं हो आपके एमएलए को, वो इलाकों में जाके कौन सा एक्शन ले सकता है? देखिए हमारे एमएलए का अपना अंदाज, आपके एमएलए का अपना अंदाज। देखिए रुकिए मेरी बात, आप तो जवाब सुनिए ना मेरे भाई। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आपके एमएलए डीसी साहब को जनाब सलाम करते थे, या उनके पास बैठते थे जाकर, या उनको अपने घर बुलाते थे? यही होता था ना। मैं आपने कई बार कहा था कि डीसी जो है और एसएसपी जनाब ऑफिस में जाने से पहले हमारे मंत्री या हमारे एमएलए साहब के घर उनको सलाम करते थे पहले, फिर जाकर ऑफिस के अंदर बैठते थे। मतलब ये आपके ही अल्फाज हैं, लेकिन हमारा एमएलए क्या कहता है? फारूक साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं बताया था, मैंने बताया था जब हमारा एमएलए खलीनी से उधर होता था, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होती थी कि डोडा का कोई एमएलए आ रहा है। लेकिन जब आपके पास हमने लोगों ने ये पावर दी, जब आपके एमएलए इलाकों में जाते हैं, 3-4 से ऊपर डिपार्टमेंट तो कोई साथ नहीं होंगे, लाइनमैन होता, जीआरएस होता, और वेलडब्ल्यू कभी वीडियो भी नहीं देखा उसके इलाके में, उसमें। अब आपने नहीं देखा, ये दूसरी बात है कि अगर वीडियो आपकी बेवली में नहीं था, लेकिन लेट हो गया, उसके बाद वीडियो हम कहीं ऊपर जा पहुंचे थे, वहां बेचारा आकर जो है वो वहां पहुंचा, हमारे उस कमरे में आकर पहुंचा, क्योंकि लेट पता चला ये वो वगैरह। तो हम जो है ऑफिसर को दबाते नहीं है इस तरह, जिस तरह आपके लोग तामझाम लेके चलते थे ना दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे साथ जो है तहसीलदार भी है, बीडीओ भी है, ये भी है, वो भी है। हम आजादी के साथ ओपनली डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट से हर एक को यानी जो है मौका देते हैं कि भाई आप काम करो।
देखो महराज साहब ने कहा कि पीछे जो आपने गलतियां की हैं, क्योंकि अगर पिछले जो है गले मुर्दे उखाड़ने हम बैठेंगे तो बदबू ही होगी। लेकिन अब जो है आइंदा हमारे दौर में गलत नहीं होना चाहिए, हम ये चाहेंगे, वरना बहुत बुरी तलाश होगी। सुनिए अब फिर क्यों लोगों को बात सुनिए कार्ड ना, के पैसे नहीं मिल रहे हैं? आप डीसी और एसपी आपको आपके एमएलए को गणपत पुल तक जो है वारम वेलकम करने आते थे, उसको रिसीव करते थे हैं। और जनाब क्या हुआ कि पिछले 20-25 साल में आप लोगों की वजह से क्या हुआ कि डोडा की जितनी गलाजत थी आपके शहर के एक साइड में डाल दी गई और तब से आज तक वो साफ नहीं हुई। अब ये देखिए हमारे एमएलए साहब ने सबसे पहले डोडा की गलाजत को साफ करने का एक बेड़ा उठाया और कोशिश हो रही है कि भाई डोडा में काम किए जाए, ताम जाम नहीं चलाना है, काम करना है। तो मेरे भाई हमारी जो है दिन दुगनी रात चुगनी यही मेहनत है कि नई टेक्निक्स के तहत आवाम का काम किया जाना चाहिए। इस वक्त डोडा की पूरी आवाम जो है बहुत खुश हो गई है कि ये जो गलाजत का पहाड़ जो अकरमाबाद के अंदर जमा हो चुका था, इसको साफ करने के लिए मशीनरीज लाई गई है, इसको जो है रिसाइकल किया जाएगा प्लास्टिक को। और आज हमने फिर विजिट किया वहां पे, उस ऑफिस के अंदर गए, जितनी भी कमी पेशियां वहां पे हैं उनको भी ठीक करेंगे। और वो ग्राउंड, जिस ग्राउंड को म्युनिसिपैलिटी की जमीन को शहर के लोग जाकर मलबा डालते थे, डंप करते थे, आज हमने उसका विजिट किया। आज तो बहुत बड़ा ग्राउंड बना के है, इवन की सोलिंग मेटलिंग करके भी है, कल की डेट में उसको लुक भी डाल दी जाएगी। फिर हमारे लड़कों को डोडा से भद्रवा जो है वो ड्राइविंग के वो टेस्ट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपके दौर में इधर कुछ नहीं बना है जी। इसकी तारीफ अगर मैं करूँ, वो डिप्टी कमिश्नर डोडा की करूंगा मैं, जिन्होंने ये काम किया है। आपके एमएलए तो खाली फेसबुक लाइव हुए थे, तो बाकी तो कुछ हुआ नहीं था। अरे आप भी बनते ना, आज से पहले आपके भी 20 बरस गुजरे, आप भी फेसबुक पे आते लाइव, एक बार आते तो किसी को धाड़ के बताते, तो फिर आपने बगैर लाइव आए ही जो है वो करवा देना था पहले। 12 साल आप लोगों ने यहाँ पे सरकार चलाई, क्यों नहीं किया? मोहतरम, जब हमारी सरकार थी 2014 तक, तब तक तो हालात ठीक थे। जब 2014 तब तक अंत नहीं तो आप बोलने ही नहीं देते थे किसी को क्या? नहीं। जब आपकी सरकार थी ना, आपके खुदा की कसम 2 लोग थे, 2 लोग, बल्कि 2 ही लोग थे जो पूरी सरकार चलाते थे। क्या आम आदमी 5-5 दिन 6-6 दिन आता था, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी? ये चलिए, अब हमें क्यों लड़ना क्यों है? लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि आज की डेट में लोगों को अवेयर किया है महराज ने आज की डेट में लोगों को, और आपको भी शो पे आने का अगर मौका मिला है तो ये महराज ने यहाँ डिजिटल इंडिया को लाया है। क्या आज आप भी घर में बैठे आप भी कंपेन कर रहे हैं इस वक्त अपनी पार्टी की और अपोजिशन कर रहे हो, वरना कोई नहीं सुनता आपको और मुझे। और गरीब लोगों की ये हालत नहीं होती कि 117 रुपए पे आते, 259 रुपए रेट। मैं मानता हूं कि वो करप्ट ऑफिसर, वो मुलाजम आपके दौर के सीखे हुए, जिनको ये जो है ना वो बैक डोर से एंट्री की और कुछ खाने की आदत है, अभी वो जरासीम उनके जहनों में है। वो इंशाल्लाह 6 महीने 2 महीने तक उनको मार दिया जाएगा, उन जरासीमों को। वो जरासत जो है उनका जो है ना, दिया जाएगा। वो जरासत के ढेर उनके दिमाग में बैठे हैं ना, आज भी जो डीपीएपी या ये भाजपा या कांग्रेस के लिए जो आज भी इन सरकारी कुर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। 5 साल हमारे साथ उनको डील करना है मेरे भाई, 5 साल डील करना है। कब तक वो आप लोगों की जो बैक उनको रहेगी? आप तो खुद खत्म है, तो आप इनको कहां बचा पाओगे? लेकिन इनकी गलतफहमी है जो आज ये जो है इसलिए काम कर रहे हैं, गरीब आवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह जल्दी शेर वापस आएगा ना, जब यहाँ दहाड़ेगा तो देख लेना। फारूक साहब, और आपकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर आपने ऐसा ही रवैया रखा तो लोगों को आप 55 रुपए पे लाएंगे। बिल्कुल, हम कल दिल्ली में हम हुकूमत बनाएंगे ना, तो जब हम यहाँ पे वो सेलिब्रेशन करेंगे फिर जाकर हम देखेंगे, तब तक शेर आएगा। लेकिन एक बात है ना, एक बात बताऊं ना कि आज जो है शेर के मुकाबले में जो कुत्ते उतार दिए गए ना कि उसके साथ फाइट करेंगे। जब कोई आप लोगों से नहीं चला तो छोटे से पॉइंट को आप कह रहे हैं हम जनता के साथ हैं। आज एसीडी साहब के दरवाजे पर हमने सब कुछ बता दिया उसको कि आप क्या कर रहे हैं। क्या होगा? सीधा सिलसिला सीधा हो जाएगा, सब्र कीजिएगा। आप दिल्ली की धमकी दे रहे हो डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को। वसीम भाई बात सुने, एक लास्ट बात बताऊंगा। आपके चेहरे पे जो खुशी है ना, आपको लोगों का दर्द नहीं है। आप ये सेलिब्रेट कर रहे हो कि महराज के दौर में लोगों के साथ ये ज्यादती हुई। ये लोग चेहरे पढ़ना जानते हैं, इसका आपको जो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये गम में होनी चाहिए थी।
अगर आपको आपको रोकूंगा। लोगों का दर्द होता ना, लोगों का दर्द होता तो आपके चेहरे पे वो दिखता। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप ये नहीं, चाह रहे हो कि हम ये शोरगुल करेंगे, महराज फेल हो हमने गए, कोई शोर ऐसी नहीं कोई किया बात नहीं है। फारूक हम साहब, लड़ेंगे, हमने कोई हम शोर नहीं लड़ेंगे। किया। हमने लेकिन आपकी कुर्सी छीन ली है। आप अपने चेहरे को इंटरफेयर कर, अपने चेहरे को दिल में और कुछ है और जुबान पे और कुछ, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। आप लोगों को, आप हम गरीब लोगों की दर्द को नहीं जानते हो। हम गरीब अगर लोगों आप के साथ अगर खड़े आप हुए दर्द हैं और जानते, रहेंगे। अगर आप दर्द जानते चौथे पांचवें नंबर पे ये जनता आपको नहीं पहुंच जाती क्या? आपको तो पिछाड़ दिया, आपकी तो रुखसती कर दी है। तो आप क्या, आप हम तो नंबर 1 पे है, लोग हमारे साथ हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं हमें महराज चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें महराज हमेशा चाहिए, हमें कोई जरूरत किसी जो है पैसे की या और किसी दौलत की नहीं है। महराज नहीं, जिंदाबाद जी। जनाबे मोहतरम, जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, महराज जिंदाबाद, ठीक है, लेकिन जिन गरीबों को आप गर्दन कटवा रहे हो, जिन गरीबों को आप छुरी भोंक रहे हो, आपके आर्डर कहाँ गए? आपने ये बताया था 48 घंटे में हम शड को उखाड़ के फेंकेंगे। कहाँ है शड? 48 दिन भी हो रहे हैं। और ऑटो रिक्शा को आपने माफ किया था, कहाँ है? 25 रुपए तो ले रहे हैं। आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। हमारे डोडा में आपने कौन सी राहत दी गरीब लोगों को? कौन सी राहत दी ऑटो वालों को? वसीम साहब बीच में रोकूंगा, आप हमेशा शेड के ऊपर बात क्यों कर ना रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करने दो ना इनको। एक चीज मैं बता दूं इन्होंने आपको, तो करने धमकी दो इनको। मारी थी। देखो देखो, आपका हक है, आप कह सकते हैं हमने लड़ा, हमने लड़ा। हमारा काम है पब्लिक की वॉइस को, पब्लिक की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। क्या जब हमने हुकूमत में रह पहुंचाया? के भी आप आवाजी बनोगे तो फिर आप छोड़ दो ना। अरे भाई बात सुनिए, सब्र कीजिए ना। आप देखिए, इस वक्त हम आपको ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त ये देख रही है कि इस वक्त सिर्फ 2 महीने का वक्फा फरवरी और मार्च बाकी रहा है। लेकिन आप ये भूल जाइए, सब एडमिनिस्ट्रेशन भी और आप भी, कि हम विद इन डेज कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज कर रहे हैं। क्या कोर्ट जो है, जजेस बैठेंगे, डिसाइड होगा। अगर जज को भी ये लगता है कि ठीक है, तो हमें कानून के सामने सर खम करना चाहिए। तो वो तो लेकिन मैंने अपील आपको करने पहले का, बोला था बात कि सुनिए, कानून के आगे मत जाइए। अपील करने का राइट है, हम अपील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं हमने आवाज बुलंद की, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त लगा कि हाँ जी इनको 25 रुपया होना चाहिए, हमने तो कबूल अभी नहीं किया है। अभी हम जो है रिट पिटीशन जो है आगे सबमिट करेंगे और लड़ते जाएंगे। लेकिन हमने आवाज उठाई है, आवाज उठाते रहेंगे। अगर जिस जगह हम गलत होंगे तो हम गलती तस्लीम करेंगे, और जिस जगह देखिए हम ठीक होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ रहना चाहिए। तो अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में हम इस चीज को चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। फारूक साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों को फुल मेजोरिटी दे के लोगों ने जिताया और हुकूमत आपकी है जम्मू कश्मीर में, और जब आप हुकूमत में रह के भी आवाजें बुलंद करोगे, आवाजें तो हमें उठानी चाहिए, मुझे और सदीक को। तो जब आप इस वक्त भी शोर करोगे तो फिर हुकूमत में किस लिए हो? आप इस्तीफा दीजिए, आप सरेंडर कीजिए लोगों देखिए के सामने कि हुकूमत हमारी जो कोई है, नहीं सुनता है। देखिए हुकूमत जो है इस वक्त एनसी गवर्नमेंट की है। आप हाँ, सुनता है हम उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन ना हम कोई मंत्री हैं, ना कोई कुछ हैं। हम सिंपल वही आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है, और हम कोशिश में सरकार में तो लगे हो हैं, ना, हम सरकार में कोशिश हो में ना। लगे हैं। और सरकार देखिए, को सरकार को आपका समर्थन तो एक दिया है एमएलए ना। भी नहीं बना है पूरी रियासत के अंदर। आप तो अपनी पार्टी की औकात तो देखिए ना, एक आपका एमएलए नहीं बना है कि नहीं बना। उसके नहीं, बाद बात सुनिए नहीं ना। हमारी और औकात नहीं है, आपकी औकात तो थी, एक एमएलए सरकार में जो तो है, हो। जो हमारा एक एमएलए है कि एनसी के 44 या 46 या कितने भी एमएलए हैं, उन लोगों ने ये फील किया कि इसके बगैर अगर हम सरकार बनाएंगे तो हमारी सरकार में भी जो है क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको अपोजिशन जनाबे मोहतरम फारूक साहब इस गलत वक्त बात कर रहे हैं। हम एक दावत आप दी इस वक्त कि आप धोखा दे हमारे रहे हो साथ लोगों रहे। को। हम लोगों जैसे को फायदा आपने पहुंचाने के लिए, हम सीधा लोगों ऐलान को कर दिया, फायदा आपके एमएलए ने, पहुंचाने हम के लिए कोशिश केजरीवाल कर जी ने रहे हैं सीधा कि ऐलान किया, क्या केजरीवाल जी ने सीधा ऐलान किया कि हम हुकूमत का हिस्सा, हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। अगर आपने सपोर्ट की, आप सरकार में हो, तो जब सरकार में होके भी आप नारे मारोगे तो फिर रहने का फायदा क्या है? लोगों को क्या मिलेगा आपके नारों से? आप इस्तीफा दीजिए। लोगों को बीच में आए बोलो तो हमारा ना सरकार सुनती है ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। आप कब तक बेवकूफ बनाओगे? 5 साल आप मेरे बेवकूफ बनाओगे लोगों को। भाई अभी मौका है, किसको एडमिनिस्ट्रेशन को भी मौका है। फारूक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क वीक हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही फारूक साहब। हेलो, फारूक साहब आवाज नहीं आ रही है।
वसीम साहब, फारूक साहब का शायद नेटवर्क वीक है जिसकी वजह से इनकी आवाज नहीं आ रही थी। कमेंट एक आया था पहले कि वसीम साहब किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, ये महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है। जनाब मोहतरम, अब इनको पता नहीं मैं कहां से हूं, तो अब इनको नहीं, इनसे आप मैं बता दीजिए ना इनको आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, क्योंकि ये कह रहे इस्माइल थे भाई, महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं। इस्माइल भाई आप भी बता सकते हो कि हमने इनके खिलाफ लड़ा था। मैं तो अब्दुल मजीद वानी साहब के साथ था। मैं तो डोडा 52 से हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हुकूमत में रह के भी ये लोगों को झूठ बोलेंगे, लोगों का इजाला नहीं होगा, तो इनको रहने का हक नहीं है। ये सरकार से निकल जाए, अपोजिशन में बैठे। अगर अपोजिशन में भी ये कुछ नहीं कर सकते, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। फारूक साहब का शायद नेटवर्क वीक हुआ है। जब सच्चाई सामने आती है, नेटवर्क भी भाग जाता है। ये बात नहीं है। फारूक साहब, आवाज आ रही है? सदीक साहब को लीजिए, सदीक साहब को। इस्माइल साहब, आप उंगली उठा रहे थे। इस्माइल साहब अब और वसीम साहब, ये एक तो मैं कहूंगा कि आदाब के खिलाफ होता है कि जब दो आदमी बात कर रहे होंगे तीसरे को बीच में बात नहीं करनी चाहिए। शायद आदाब यही है। अब आप दो बात कर रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था कि आप दोनों ही आपस में बात करते रहो। अगर मैं या इस्माइल भाई बीच में टोकते रहते तो ये जरा अदब के सदीक खिलाफ साहब, होता है। बैद भी माफ। इस्माइल भाई, बैद भी माफ। सदीक साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर आपको मौका लोग देते, आप सरकार में होते, आपने फिर सरकार के बावजूद नारे देने थे कि लोगों के काम करने थे। मैं आपको ही पूछता हूँ ये बात। ये तो कोई भी देखिए, जो भी सरकार का हिस्सा है उसको चाहिए कि सरकार से काम ले। नारेबाजी वो क्यों? देखिए फिर फायदा ही क्या है? फिर तो चाहिए था सीधा पोजीशन में बैठना। जब आपने रूलिंग में रह के भी आप लोगों के उसमें हक में बात नहीं कर सकते हो, लोगों की बात नहीं कर सकते, लोगों के वो जो जज्बात है उनकी कदर नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है अपोजिशन में रह के